सो हेलो गाइस, और अब स्टार्ट करते हैं आगे। स्टार्ट क्या करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें थी वो छूट गई थी, ठीक है। तो जो चीज़ें छूट गई थी, इनफैक्ट यहाँ वीडियोस में छूट गई, बाकी जो जूम वगैरह पे करवाया था उसमें तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। तो जो चीज़ें छूट गई उनको स्टार्ट करते हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उनको देखते हैं क्या छूटा। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको 3 सर्किट करवा दिया इससे पहले। एक तो मैंने आपको करवा दिया प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट, एक मैंने आपको करवा दिया प्योर इंडक्टर वाला यानी एल सर्किट, और एक मैंने आपको करवा दिया प्योर सी सर्किट। देखिए तीनों में ही जो रिजल्ट आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं। V तो हमने तीनों में मान के चले थे हम लोग, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ भी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ भी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन इससे जो आई आएगा वो इसमें आया था V0 बटे R साइन ओमेगा टी, फिर हमने V0 बाई R को क्या लिख दिया था, I0 लिख दिया था। इसमें जो L सर्किट है उसमें आया था I इज इक्वल टू V0 बटे XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और फिर हमने इसको क्या लिख दिया था, I0 V0 बटे ओमेगा L आया था। और इसमें आया था V बराबर V0 की जगह आया था आपका, हाँ इसमें I आया था V0 और बटे में 1 बटे ओमेगा C और इनटू में साइन ओमेगा टी, फिर हमने इसको पूरे को I0 लिख दिया था। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो V0 अपॉन में R है ये होता है I0, तो यहाँ से V0 अपॉन में I0 क्या आ गया, R। और हमें पता है V0 अपॉन में I0 क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, R आ गया। तो जो प्योर R वाला सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट और वोल्टेज के पाथ में रुकावट पैदा करता है, करंट और वोल्टेज के पाथ में ऑब्स्टेकल्स लेके आता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद में दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो होता है इसमें ये जो ओमेगा एल है इसको बोलते हैं एक्सएल। तो V0 बटे एक्सएल ये हम मान के चलते हैं क्या, I0। अब V0 अपॉन में I0 क्या आ गया, एक्सएल, और जो कि क्या होता है ओमेगा एल। लेकिन V0 अपॉन में I0 तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी V0 अपॉन में I0 तो वो चीज होती है जो करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल्स पैदा करती है, ठीक है। और अगर वो चीज ओमेगा एल के बराबर है तो ये जो ओमेगा एल है ये एक टाइप की ऑब्स्टेकल होती है जो कोई भी इंडक्टर है वो सर्किट के अंदर जनरेट करती है। और ये जो ऑब्स्टेकल्स है इनको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वो होता है जो किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में कोलाइड करते हैं और उससे जो रुकावट पैदा होती है उस रुकावट को क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। बट ये रुकावट इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन से नहीं हो रही, ये रुकावट तो हो रही है लेंज के रूल के अकॉर्डिंग, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग। लेंज बोल के गया था कि अगर आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाओगे ना I, तो ये भी अपने अंदर करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा ये भी अपने अंदर धारा उत्पन्न करेगा, प्रेरित करेगा, और ये जो धारा उत्पन्न करेगा वो उन कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई। तो मान लो इसके अंदर छोटे वाला I धारा उत्पन्न हो गई जब आपने इसके अंदर बड़े वाला I धारा प्रवाहित की, तो ये छोटे वाला I है ये कारणों का विरोध करेगी, यानी ये आने वाली धारा का विरोध करेगी। तो इसकी दिशा है तो वो बाहर वाली धारा के क्या होगी, अपोजिट होगी।
और अगर इसकी दिशा है वो बाहर वाली धारा के अपोजिट होगी तो उस कंडीशन में ये धारा है ये इस धारा का विरोध करेगी और एक आभासी रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगी, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस कितना होता है, ओमेगा एल। तो ओमेगा एल है वो एक टाइप का इम्पीडेंस है, ठीक है। रुकावट है, रुकावट के बहुत सिनोनिम्स है। रुकावट को ऑब्स्टेकल भी बोलते हैं, बाधा, ठीक है। ऑब्स्टेकल थोड़ी सी अलग टाइप की बाधा होती है। जैसे आपने एक दौड़ देखी होगी, 5-6 बंदे दौड़ लगाते हैं मान लो, और दौड़ में जब बंदे दौड़ लगाते हैं तो उनके पाथ में बीच में ऐसे सरिये या कुछ रख दिया जाता है और वो फिर उसके ऊपर से छलांग लगा लगा के जाते हैं, एक सरिये के ऊपर दूसरे, उसको ऑब्स्टेकल बोलते हैं। अगर यही ऑब्स्टेकल है वो एक टाइप से वैसे आए, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आए या किसी और चीज में आए, तो फिर इसी ऑब्स्टेकल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो। लेकिन अगर ये ना मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो, ना ये कोई फिजिकल बाधा हो, मतलब जैसे वो बैरियर के कारण होती है, तो फिर जो बच गई बाधा है उनको बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। तो जो इम्पीडेंस होता है वो होता है एक बाधा ही होती है, और ये बाधा होती है प्योर एल सर्किट में, और इसको बोलते हैं ओमेगा एल। इम्पीडेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। और इसको प्रतिघात भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पहले वाली धारा है ये घात लगाए बैठी है कि ये धारा आएगी और मैं इसका विरोध करूंगी, तो इसको प्रतिघात बोलते हैं। और चूंकि एक प्रेरक तो ये प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है, तो जो एक्सेल है उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है, जो एक्सेल है वो आपका किसके इक्वल होता है, एक्सेल आपका इक्वल होता है प्रेरणिक प्रतिघात के इक्वल। और चलो पूरा एक्सेल पढ़ाता हूँ थोड़ी देर, 10-15 मिनट पढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी देखो एक्सेल पढ़ाता हूं। एक्सेल है उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात जो कि आपका होता है एक्सेल, और एक्सेल इक्वल होता है किसके, ओमेगा एल के। और ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। ओमेगा तो वैसे होता है 2 पाई अपॉन में टी, बट 1/T को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल के उल्टे को आवर्ती बोलते हैं। तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई एफ और इंटू में रख दिया एफ। तो ये एक्सेल का फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, प्रेरणिक प्रतिघात का। तो एक्सेल है वो एफ के भी समानुपाती होता है, एक्सेल है वो एल के भी समानुपाती होता है। अब उसके बाद अगर आपको कोई ये बोल दे कि एक्सेल और एफ में कर्व बनाओ, आप कुछ ऐसा कर्व बना सकते हो किसमें, एक्सेल और एफ में, क्योंकि समानुपाती का कर्व है वो बिल्कुल क्या आता है, सीधा आता है। इसके अलावा अगर आप एक्सेल और एल में कर्व बनाओगे तो वो भी एक दूसरे के समानुपाती है, और एक्सेल और एल का कर्व भी बिल्कुल क्या आएगा, सीधा आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी धारा है उसकी आवर्ती जितनी ज्यादा होगी ये बाधा उतनी उत्पन्न ज्यादा होगी, और ये बाधा है ये कारणों का विरोध करने के कारण उत्पन्न होती है। हाँ, इसमें एक फायदा भी है, देखो, ठीक है, ये एक टाइप से ब्लेसिंग इन डिस्कस है, मतलब एक इसमें फायदा भी है। फायदा ये है कि ये बाधा उत्पन्न होगी, और अगर आप इस बाधा के विरुद्ध कार्य करोगे तो वो कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। तो जो प्रेरण कुंडली होती है, आपने लेंज का नियम पढ़ा, उसमें प्रेरण कुंडली है वो विरोध करती है, ठीक है, आने वाली चुंबक का। लेकिन फिर आप उस चुंबक पे कार्य करते हो
उस चुंबक पे आप कार्य करते हो और उस चुंबक पे आप कार्य करके उसको आगे धकेलते हो, और जब आप उस चुंबक को आगे धकेलते हो तो आपका किया गया कार्य ऊर्जा में बदल जाता है और कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये विरोध जरूर करती है, बट अगर हम इस विरोध के रिवर्स में कार्य करेंगे तो फिर वो कार्य हमें क्या देगा? वो कार्य हमें फायदा देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो वो कार्य हमें क्या देगा? फायदा देगा। और अगर वो कार्य हमें फायदा देगा तो इसका मतलब धारा की आवृत्ति जितनी ज्यादा उतनी बड़ी है, क्योंकि धारा की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही विरोध उत्पन्न होगा और हमें उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हम कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा हमें वापस विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलेगी। अगर ये फ्रिक्वेंसी 0 हो तो उस कंडीशन में एक्सल भी 0 हो जाएगा और इस प्रेरण कुंडली में से धारा गुजर जाएगी और ये उसका कोई विरोध नहीं करेगी। तो ये प्रेरण कुंडली है, ये एज ए नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगी। और आपको ये पता है कि कौन सी धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है? डायरेक्शनल करंट, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा या डीसी धारा की। अतः डीसी धारा में जो प्रेरण कुंडली होती है वो एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करती है, एक नॉर्मल तार की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और उस प्रेरण कुंडली का कोई अर्थ ही नहीं रहता। लेकिन जो एसी धारा है उसकी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज या कुछ भी मानो, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके कारण कुछ बाधा उत्पन्न होती है। इस बाधा के विरोध में हम कार्य कर सकते हैं और वो कार्य हमें ऊर्जा के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमें फायदा देगा एक टाइप से। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। और अगर ये आपको फायदा देगा ये कार्य, तो फिर आप विद्युत धारा एक प्रेरण कुंडली से उत्पन्न कर सकते हो दूसरी में। मतलब एक प्रेरण कुंडली है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न करो और इसके सामने दूसरी रख दो और उसमें भी उत्पन्न कर लो। और इस युक्ति को तो 9वें चैप्टर में बताया था, क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। तो कुल मिला के जो प्रेरण कुंडली है वो डीसी में तार की तरह बिहेव करती है, लेकिन एसी में किसकी तरह बिहेव करती है? ट्रांसफार्मर की तरह। और इसी कारण हम लोग जो एसी धारा है उसका यूज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफार्मर की मदद से डीसी बदल उसको छोटा कर सकते हैं। डीसी को ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिसे छोटा कर सके, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ये सब तो मैंने आपको बता दिया। ये सब किसके बारे में था? ये सब था प्रेरणिक प्रतिघात के बारे में, यानी एक्स के बारे में। अच्छा, अगर कोई धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी अनंत हो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कभी, कोई भी धारा है वो 1 सेकंड में अनंत बार नहीं बदल सकती, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर अनंत बार नहीं बदल सकती, चलो छोड़ो, मैं इतना फिर डीपली नहीं जाऊंगा, बस ठीक है। तो ये था प्रेरणिक प्रतिघात। सो ये तो हो गया प्रेरणिक प्रतिघात। तो अब प्रेरणिक प्रतिघात के बाद में है संधारित्रीय प्रतिघात। देखो, संधारित्र वाले सर्किट में क्या रिजल्ट आया था? I बराबर V0 बटे 1 बटे ओमेगा C साइन ओमेगा टी। चाहे देख लो आप, एक बार मैं इंक फिल कर लूं भी, उसके बाद में करवाता हूं।
सो बैक अगेन गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका क्या था, जो आपका संधारित्र था उसमें ऐसी वाली समीकरण थी। अब जो 1/ओमेगा सी है, ठीक है, जो 1/ओमेगा सी है इसको बोलते हैं एक्सी, ठीक है। और इसीलिए I बराबर हो जाता है V0/XC और साइन ओमेगा टी। अब उसके बाद अगर बात करें तो जो V0/XC है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, I0, ठीक है। और V0 में I0 क्या आ गया, किसके इक्वल, XC के, जो कि किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा सी। तो इससे फिर एक चीज समझ में आई क्या, कि V0 में I0 तो किसी टाइप की रुकावट होती है करंट के पाथ में, और इसमें जो रुकावट है कैपेसिटर वाले सर्किट में, कुछ ऐसा जो सर्किट होता है उसमें जो रुकावट है उसका मान होता है XC, और जो कि होता है 1/ओमेगा सी, या फिर ओमेगा की जगह 1/2πfc। लेकिन ये जो रुकावट है ये पूर्णतः भिन्न रुकावट है रेजिस्टेंस से, यानी रेजिस्टेंस तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होती ये रुकावट। ये रुकावट रियलिटी में होती है जब संधारित्र एक बार चार्ज हो जाता है ना, मान लो एक बार फुल चार्ज हो गया कोई संधारित्र, तो फिर वो ना तो यहां से आवेश लेता और ना ये नेगेटिव प्लेट यहां से आवेश और लेती, तो यहां भी आवेश का ब्लॉकेज हो जाता है और यहां भी आवेश का ब्लॉकेज हो जाता है। तो ना तो यहां से आवेश है वो इधर जा सकता और ना ये इधर से आवेश इधर आ सकता। तो ये वो रुकावट है, और उस रुकावट को बोलते हैं संधारित्रीय प्रतिबाधा। प्रतिबाधा तो एक कॉमन नाम है, प्रतिबाधा तो किसी भी बाधा को बोल सकते हैं, और ये संधारित्र के कारण है तो इसको बोलते हैं संधारित्रीय प्रतिघात। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। अभी उसके बाद और बताऊं तो आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर जो XC है वो 1/F के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर XC और F का कर्व बनाओगे तो एंटी प्रोपोर्शनल का कर्व आएगा ऐसा। लेकिन XC और 1/F है वो आपस में क्या है, समानुपाती है। तो XC और 1/C का कर्व बनाओगे, सॉरी XC और 1/F का बनाओगे तो वो बिल्कुल क्या आएगा, सीधा, क्योंकि XC F के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन XC पूरे 1/F के क्या है, समानुपाती है। और बताऊं चलो इसमें, इसी हिसाब से XC है वो 1/C के भी, मतलब XC है वो 1/C के समानुपाती भी है, या फिर ये बोलूं कि XC है वो C के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर XC का C के साथ कर्व बनाओगे तो भी वो ऐसा ही आएगा, कैसा, ऐसा, ठीक है। लेकिन XC का अगर 1/C के साथ बनाओगे तो ये दोनों तो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इनका बिल्कुल क्या आएगा, सीधा कर्व आएगा। तो ये ऐसे कर्व बनाने आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पूछ सकते हैं, देखिए एक चीज और बताऊं, जो डीसी धारा है उसकी आवर्ती कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर डीसी धारा की आवर्ती 0 होती है तो उस कंडीशन में 1/0 कितना होगा, अनंत। तो डीसी धारा के लिए XC कितना होता है, अनंत। यानी डीसी धारा में अगर किसी कैपेसिटर को लगाते हो तो कैपेसिटर है वो अनंत मान का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी जब अनंत मान का प्रतिरोध उत्पन्न करेगा तो फिर I बराबर क्या होती है, V/X, और X अगर अनंत हो गया तो I कितना होगा, 1/0। तो संधारित्र धारा बहने ही नहीं देता डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में संधारित्र है वो पहले आधे सेकंड में इधर बैटरी से सारा पॉजिटिव ले लेगा और फुल चार्ज हो जाएगा, और इधर बैटरी से सारा नेगेटिव ले लेगा और फुल चार्ज हो जाएगा। और जब एक बार फुल चार्ज होके बैठ गया तो फिर ना इधर से करंट को इधर जाने देगा और ना इधर से करंट को इधर जाने देगा।
लेकिन डीसी धारा में आधे सेकंड तक संधारित्र है वो यहाँ से पॉजिटिव लेता है और यहाँ से नेगेटिव लेता है और फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन आधे सेकंड बाद डीसी ऐसी बदल जाती है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव वापस खींचा चला आता है और ये नेगेटिव वापस खींचा चला आता है और वापस संधारित्र डिस्चार्ज हो जाता है। तो संधारित्र है वो हर आधे सेकंड में डिस्चार्ज होता रहता है और एसी धारा में काम करता रहता है। लेकिन किसमें काम नहीं करता? संधारित्र काम नहीं करता डीसी धारा में। तो आपके जो पंखे के सेल वगैरह है और डंडे वाली ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर है, ठीक है, ये सारे कैपेसिटर होते हैं। अभी ट्यूबवेल वाली मोटर है उसका जो बड़े वाला सेल है, ठीक है, घरों में जो मोटर है पानी की क्रॉम्पटन वाली उसका भी जो सेल है, ठीक है, और मतलब क्रॉम्पटन वाली हमारे क्रॉम्पटन वाली है। और उसके अलावा और अगर बताऊं तो और किस चीज़ में सेल होता है, मतलब ऐसे तो सेल तो होते हैं, कैपेसिटर इनमें ही होता है, ठीक है। इनफैक्ट आपने डंडे वाली ट्यूबलाइट में तो देखा भी होगा, ठीक है, डंडे वाले ट्यूबलाइट है उसमें कैपेसिटर आधे सेकंड में चार्ज होता है और पूरी जो एक साथ धारा है वो किसको देता है? ट्यूबलाइट को देता है, डंडे वाली को, और ट्यूबलाइट है वो अचानक ऑन हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर खराब हो जाता है, मतलब पुराना होता जाता है, वैसे वैसे कैपेसिटर की क्षमता कम हो जाती है चार्ज स्टोर करने की। तो कई बार कैपेसिटर है वो आधे सेकंड में इतना चार्ज नहीं स्टोर कर पाता कि वो लाइट को ऑन कर सके। तो ट्यूबलाइट है उसको वो आधी अधूरी ऊर्जा देता है, जिससे ट्यूबलाइट है वो एक बार ऑन होती है लेकिन ब्लिंक करके ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा ऑन होती है तो ऑफ होती है। तो आपने देखा होगा डंडे वाली ट्यूबलाइट होती जो, उसमें कई बार ये रहता ही है, यह समस्या रहती है कि कैपेसिटर है वो जैसे ही पुराना हो जाता है स्टार्टर, वैसे ही वो कैसे बोलूँ अब, ब्लिंक करती है, ठीक है, ब्लिंक करती है, मतलब झप करती है, ऑन ऑफ होती है बार बार। तो ये सब था किसके बारे में? यह सब था संधारित्रीय प्रतिघात के बारे में, और ये सब था किसके बारे में? प्रेरणिक प्रतिघात के बारे में। देखिए जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर है वो आधे एक सेकंड तक पूरी, देखो दुनिया में एक चीज बताऊं आपको, मैं बार बार बोलता हूं ऐसा, एक कोई चीज रुकी हुई है उसको धक्का मारना है, और एक कोई चीज पहले से चल रही है उसको दोबारा धक्का मारना है, कौन सा आसान है? देखिए रोलिंग चीज को रोल करना आसान है, जो चीज पहले से मूव कर रही है उसको अब अगर और मूव करवाना है तो कम जोर आएगा, लेकिन रुकी हुई चीज को चलाने में ज्यादा जोर आता है। और पंखा हुआ, डंडे वाली ट्यूबलाइट हुई, कूलर हुआ, ट्यूबवेल हुई, ये ऐसे डिवाइसेज है जो रुके हुए हैं तो आसानी से स्टार्ट नहीं हो सकते एसी से भी। तो इनको अचानक एक बार स्टार्ट करने के लिए इनको अचानक बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, और फिर जब ये स्टार्ट हो गए तो हम इनसे कैपेसिटर हटा लेंगे और ये वापस चलते रहेंगे। तो कुल मिला के जो कैपेसिटर वगैरह होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो एक बार है ना कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने में काम आते हैं, और जब वो स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो ऑन रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जो आपका होता है डंडे वाली ट्यूबलाइट होती है उसका आप स्टार्टर हटा भी लो चाहे एक बार वो ऑन हो जाए उसके बाद में, ठीक है। और ऐसा ही सेम पंखे वगैरह के साथ है कि उनको एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद आप उनका स्टार्टर वगैरह है वो हटा सकते हो। तो ये जो स्टार्टर नाम मैं बोल रहा हूँ ये कैपेसिटर ही है, ठीक है, बस वो स्टार्ट करने में काम आते हैं बस चीज़ को, इसीलिए उनको स्टार्टर भी बोलते हैं। पंखे का इनका स्टार्टर ही होता है, और पंखे कूलर में भी स्टार्टर ही होता है, उसको सेल बोल दो उसको स्टार्टर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब था किसके बारे में? ये सब था प्रेरणिक प्रतिघात के बारे में, ये सब था संधारित्रीय प्रतिघात के बारे में, और इनके ग्राफ वगैरह, ठीक है, इन सब के बारे में। और मैं इसमें कुछ बोल तो नहीं रहा ना, मेरे हिसाब से तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, मैं ये बताना बोल रहा हूँ कि डीसी में तो कैपेसिटर काम नहीं करता, लेकिन एसी धारा में फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण एक्सी कम होता है। एसी धारा की काफ़ी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज तक होती है। हमारे घरों में भी जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो 1/50 यानी सिर्फ 0.02 ओम इतना सा रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है किसमें? एसी धारा में।
तो कैपेसिटर है वो एसी धारा में उस पर कोई इतना ज़्यादा प्रतिरोध नहीं होता, लेकिन डीसी धारा में अनंत प्रतिरोध बन जाता है कैपेसिटर के लिए, और इसीलिए कैपेसिटर जो है वो डीसी धारा में काम नहीं करता, सिर्फ किस में काम करता है, एसी धारा में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये सब था छूटा हुआ। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, बाकी आगे करेंगे। ठीक है, बाय।